अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी, और आईटीबी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंश्योरेंस और रिस्क है। ये मेरे गेस्ट पेपर का हिस्सा भी है। तो बात अगर शुरू करें तो व्हाट आर द मेजर टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ रिस्क फेस बाय बिजनेसमैन। बिजनेस रिस्क क्या होता है? कारोबार कारोबार के अंदर जो चांसेस होते हैं नुकसान होने के, उसको बिजनेस रिस्क कहा जाता है। ठीक है जी। A business risk means uncertainty of the future and possibility of unfavorable conditions in business. It is the possibility of inadequate profits or even losses due to the uncertain future. ठीक है ना, यहाँ तक इसको करेंगे, मैं साथ साथ मार्क भी करता जाता हूँ। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है? सबसे पहला है मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग रिस्क को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है बहुत सारे हिस्सों में। सबसे पहला रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब कोई मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ रिस्क का चैप्टर। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है, और अगर वो नया प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ है तो ज़रूरी नहीं होता कि नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करें तो वो कामयाब हो जाए। तो अगर नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया और लॉन्च करने के कुछ ही दिनों में आपने फैसला कि नहीं भाई ये तो प्रोडक्ट हमारा फेल हो गया, तो वो जो रिस्क होगा वो डेट विल बी द मार्केटिंग रिस्क। उस रिस्क को क्या कहते हैं जी? मार्केटिंग रिस्क कहते हैं। ठीक है। दूसरा है रिस्क फॉर ओल्ड प्रोडक्ट्स। एक पुराना प्रोडक्ट जो चल रहा होता है वो वक्त के साथ साथ फेल हो जाता है, तो ये रिस्क फॉर ओल्ड प्रोडक्ट होता है, जो लोग पुराने प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देते हैं। नंबर 3, रिस्क फॉर ऑफ न्यू इन्वेंशन एंड सब्स्टिट्यूट्स। रिस्क ऑफ न्यू इन्वेंशन एंड सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि नई इजाद हो जाती है, कोई नई चीज जब मार्केट में आ जाती है तो पुरानी चीज जो होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रिस्क ऑफ कंपटीशन, जाहिर है कि आप जब एक कारोबार कर रहे होते हैं तो आपका उसमें कंपटीशन भी हो सकता है, और आपका कंपटीटर अगर आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आपका कारोबार उसकी वजह से खत्म हो सकता है। द नेक्स्ट इज, इसमें गुडविल डैमेज होता है। गुडविल डैमेज क्या होता है? गुडविल डैमेज मतलब मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट है, अगर आपका उसमें खाने में आपको एक बार छिपकली निकल आई, लोगों ने फेसबुक पर बना कर डाल दिया आपके बारे में, तो आपकी बहुत ज़्यादा गुडविल डैमेज हो जाएगी, लोग आपसे खरीदना बंद कर देंगे। इसके बाद है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? उधार का खतरा, कि अगर आपने उधार दिया और आपको रिटर्न में पैसे वापस ना मिले तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। इसके बाद होता है इन्वेंट्री रिस्क। इन्वेंट्री रिस्क में इन्वेंट्री कंट्रोल में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इन्वेंट्री रिस्क क्या होता है कि भाई लेट्स से कि इन्वेंट्री जो है वो आउटडेटेड हो जाए, ठीक है जी, खराब हो जाए। मतलब मुख्तलिफ किस्म के रिस्क इसी के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद है इक्विपमेंट रिस्क। इक्विपमेंट रिस्क क्या होता है? जो आप जिस मशीन पे आपका बिजनेस चल रहा है, जिस मशीन के जरिए आप कारोबार करें, वो मशीन आपकी खराब हो जाए, तो ये इक्विपमेंट रिस्क होता है। एक्सीडेंटल रिस्क होता है, हादसा देखें एनी एनी टाइम द एक्सीडेंट इज पॉसिबल, तो हमेशा एक्सीडेंटल रिस्क का खतरा रहता है, इंसान को भी और मशीनों को भी, घर को भी, हर चीज को। गवर्नमेंट रिस्क क्या होता है? गवर्नमेंट रिस्क का मतलब ये होता है कि जब कोई पॉलिसी में चेंज कर दे गवर्नमेंट, और उसके गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंज करने की वजह से आपके कारोबार में अगर डिफरेंस आ जाए तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट रिस्क। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है आगे? नाउ डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क। जब इतने किस्म के रिस्क होते हैं तो इसका तरीका भी है सोल्यूशन का। ठीक है। नंबर 1, लो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के भाई मेथड ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, किस तरह से रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। तो उसका सबसे पहला तरीका है कि भाई लो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट को लो कर दिया जाए। जब इन्वेस्टमेंट लो होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो है इन्वेस्टमेंट लो होने की वजह से आपका रिस्क भी खतरा कम हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट फंड, एक अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को मीट करने के लिए आप एक सेपरेट फंड बना सकते हैं कि इन केस ऑफ लॉस आप फिर उस फंड को इस्तेमाल करें। ठीक है। इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, इंश्योरेंस करवा कर भी रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि देखें, एक चीज का कोई रद्दो बदल आपके पास होना चाहिए, नहीं बदल होना चाहिए। कोई भी सब्स्टिट्यूट आप बना कर रखें अपने पास तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है?
फोरकास्टिंग मतलब होता है प्रोटेक्शन। आप कुछ चीज़ों के बारे में ना अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बहुत सारे अंदाजे भी लगा सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज देयर कि आपके बहुत सारे अंदाजे सही भी हों। तो ये क्या होता है, ये फोरकास्टिंग होता है। ठीक है। इस तरह सेफ्टी मेजर्स, आपने वो सुना ही होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या होता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का मतलब ये है कि भाई आप सेफ्टी मेजर्स लें, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं हेलमेट पहनते हैं, ठीक है ना, आग में हाथ डालने से पहले, वेल्डिंग करने से पहले मास्क पहना जाता है। तो ये भी मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क होता है। डिस्क्राइब बिजनेस रिस्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? Insurable risk carries the following characteristics. Characteristics of business risk में number one, the potential loss must be reasonably predictable. हम अगर लॉस का टोटल अंदाजा नहीं लगा सकते तो हम उसके करीब करीब का अंदाजा जरूर लगाने के काबिल होने चाहिए, तभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क में ये आएगा। इसके बाद है लॉस अराइजिंग फ्रॉम हैपनिंग, द रिस्क मस्ट बी कॉन्क्रीट एंड डेफिनेट। रिस्क का कॉन्क्रीट और डेफिनेट होना जरूरी है कि भाई अगर रिस्क होगा तो ये होगा, मतलब 5 लाख का नुकसान होगा, 6 लाख का, 8 लाख का, जितना भी लॉस होगा दैट मस्ट बी प्रिडिक्टेबल। ठीक है ना। लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल, कंफर्म नहीं होना चाहिए कि हर हालत में होगा, नहीं, एक्सीडेंटल कभी भी हो सकता है। हमें उस रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होगा जिसका हमें पता होगा भाई पीर को सुबह 10 बजे ये होने वाला, नहीं, ऐसे रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता। रिस्क का इंश्योरेंस किसका होता है कि भाई जो लॉस हो एक्सीडेंटल हादसाती तौर पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हादसा हो। ठीक है जी, हादसा होना जरूरी नहीं होता ना। द रिस्क मस्ट बी स्प्रेड ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया। रिस्क जो है वो लाजमी स्प्रेड होना चाहिए ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया, एक बड़े जोग्राफिकल एरिया पर ये स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है जी। द रिस्क मस्ट बी न्यूमरस इनफ टू मेक द लॉ ऑफ एवरेज वर्क, और इतना ज़्यादा कम होना चाहिए कि जो बाकी सबसे प्रीमियम ले रहे हैं वो उसी में मामला निमट जाए और कुछ बच भी जाए। मतलब आपने 100 लोगों का इंश्योरेंस किया और 100 में से सिर्फ एक बंदा अगर मरता है तो बाकी जो 99 लोगों का हमने प्रीमियम लिया है वो हमें बच जाएगा। ऐसा होना चाहिए। लॉस शुड नॉट बी कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। इसके बाद हो रहा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस बेसिकली कहते हैं द बर्डन, द शिफ्टिंग ऑफ रिस्क फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक बंदे से दूसरे बंदे को इन शिफ्ट किया जाता है रिस्क, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम, जिस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक बंदे से दूसरे बंदे को रिस्क शिफ्ट कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है इंश्योरेंस। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू जस्टिस टिंडल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फर्स्ट पैरा में जो इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है आपने सिर्फ यही करनी। नाउ काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस के बाद ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब नहीं आएगा। काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस की हेडिंग यहाँ से शुरू करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द हायर्स ऑफ द in case of death. An insurance company receives premium in exchange of taking this risk. An insured person remains alive up to the particular period of policy, then insurance company returns the principal amount and interest. लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दो कहानी होती है। लाइफ इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर आपने पॉलिसी करा ली है, खुदा ना खास्ता आप पर आपकी फैमिली डिपेंड करती थी, और अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो गया है तो आपको फायदा होगा। और आपको फायदा ये होगा कि आपकी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा फौरन, वो फैमिली रुलने से बच जाएगी, नंबर वन। नंबर टू,
अनदर थिंग इज दैट कि अगर आप जिंदा रहते हैं, नहीं मर पाते इतने अरसे तक जितने अरसे के लिए वो पॉलिसी दी गई थी, तो आपको कंपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ रिटर्न कर देगी, तो इसमें भी आपको फायदा नहीं कि दोनों तरफ से फायदा है। विन विन सिचुएशन होती है इंश्योरेंस के अंदर, तो ये जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप में से किसी को लाइफ इंश्योरेंस करवाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फायर इंश्योरेंस। Fire insurance is the contract between the policyholder and the insurance company in which the insurance company undertakes the indemnity caused by fire to the particular property in particular period. The premium is also fixed in the contract. फायर इंश्योरेंस मतलब कि भाई फायर इंश्योरेंस आग का इंश्योरेंस होता है और ये इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है मरीन इंश्योरेंस, डूबने का इंश्योरेंस, सिंपल इज दैट। सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस, इसके अलावा सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया कुछ में। नंबर 1 क्रेडिट इंश्योरेंस, उधार जो आपने दिया हुआ होता है उसका इंश्योरेंस हो सकता है कि अगर आपका उधार डूबता है तो आप इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्लैमिटी, आपका उधार डूबने की सूरत में आपको ये कंपनी पेमेंट करेगी। ठीक है जी। नंबर 2 इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस। बंदा जब जॉब कर रहा होता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, उसके भी इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस कंपनी assumes two kinds of risk in this kind of policy. मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मोटर गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं रास्ते में ठुक गए, मर गए, उसका इंश्योरेंस होता है। कारोबार का भी इंश्योरेंस होता है। लॉस और प्रॉफिट इंश्योरेंस, लॉस हो गया उसका भी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। तो इंश्योरेंस देखिए कितने किस्म के इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब अगर बाहर की कंपनी से इंश्योरेंस करवाया जाए तो उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। थोड़ा तवज्जो सुने, इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा। ओके ओके ओके, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा पकड़ता हूँ। मरीन इंश्योरेंस डूबने का इंश्योरेंस होता है। जो जहाज जा रहे होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, जिसे मरीन इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जब किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराया जाए उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, असल में ये सब मिलते जुलते सवालात हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी से गुजर गया हम इनके से, ऐसी कोई बात नहीं। Building insurance, the insurance company compensate the loss of the policyholder to the extent of amount of for which insurance policy was taken. बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है, अगर बिल्डिंग गिर जाए तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। फिडेलिटी इंश्योरेंस, दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ बिजनेसमैन हुज कैश ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट। फिडेलिटी, कैश आप लेके जा रहे हैं, थोड़ा तवज्जो सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, तवज्जो रखिए। चलिए अब अगले सवाल से थोड़ी स्पीड स्लो करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस 4 तरीकों से पढ़ाई जा सकती है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ए टू बिजनेसमैन, बी टू पब्लिक, सी टू द कंट्री एंड डी टू द बिजनेसमैन। ए और डी तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें जो डिफरेंसेस हैं अभी आपको समझ में आएंगे। हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। इसमें से एक हम पहले ही काट देते हैं, डी को। हम सिर्फ 3 हिस्सों में इसको पढ़ेंगे। ए,
बी और सी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बिजनेसमैन के लिए इंश्योरेंस की क्या अहमियत है। नंबर वन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। इंश्योरेंस के जरिए बिजनेसमैन रिस्क के मुकाबले में सिक्योर हो जाता है, और अगर कोई लॉस हो भी जाए तो वो उससे बच सकता है। हो गया नंबर वन, कोई लॉस होगा वो बच जाएगा। नंबर टू, इंक्रीज इन बिजनेस एफिशिएंसी। इंश्योरेंस जो होता है उसकी वजह से बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस काम करने का ज्यादा आ जाता है। तो बिजनेस रिमूव कर देता है अनसर्टेनिटी को एंड रिलीव्स द बिजनेसमैन मेंटल टेंशन को। और जब एक इंश्योरेंस हुआ हुआ होता है तो इंसान मेंटल टेंशन से थोड़ा बच जाता है। ठीक है जी। जी बेटा लाइबा वो चार्ट ड्रॉ करना है। भाई मिसाल के तौर पर अगर मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नई गाड़ी है बाहर खड़ेगी, अगर उसका इंश्योरेंस हुआ हुआ होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि वो चोरी हो जाएगी या छीन जाएगी। तो दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। नंबर थ्री, फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं और जब वो मेच्योर होती है तो आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाती है। इंश्योरेंस इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू बोरो व्हिच कैन रेज लोन्स। ठीक है जी। इंश्योरेंस के जरिए एक क्या मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, सुने आगे। तो मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस का ये बता रहा था कि जब आप का इंश्योरेंस हुआ होता है, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस होने की सूरत में ना आपको लोन ज़्यादा मिल जाता है। जब लोन आपको ज़्यादा मिल जाता है तो इस तरह आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, वो फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ने की वजह से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको इंश्योरेंस की वजह से ज़्यादा हासिल हो सकती है। इंश्योरेंस ऑफ की एम्प्लॉयज। ठीक है जी। The survival of business and its smooth growth depends on some employees. Hence, their life policies can be taken to protect any loss arising out of their disability. etc. Key executives. इंश्योरेंस ऑफ की एम्प्लॉयज। जब आप अपने की एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो वो फिर आपकी जॉब छोड़कर नहीं जाते। बोलते हैं नहीं यार, यहाँ पे मुझे इंश्योरेंस भी मिल रहा है तो मैं यहीं रुकता हूँ, मेरा इंश्योरेंस हुआ हुआ है, मुझे इंश्योरेंस से फायदा होगा। और ये चीज आपको बचा लेती है। ठीक है जी। आपको आपके की एम्प्लॉयज आपके पास जॉब करते रहते हैं और वो जॉब छोड़कर कहीं नहीं जाते। Continuity of operations. Insurance policies provide adequate funds in the event of loss. So, by insurance, the losses can be met and the business may survive. कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन यानी कि बिजनेस जारी रहेगा, बहुत बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी इंश्योरेंस के जरिए कारोबार जारी रहेगा। इसकी मिसाल क्या है, मैं इसकी रियल एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं खुद प्रॉपर्टी और बिजनेस का भी इंश्योरेंस करवाता रहता हूं। एक बंदे हैं जी, उनका जनरल स्टोर था बहुत बड़ा, कासिम किरियाना जनरल स्टोर के नाम से। तो उनका मैंने इंश्योरेंस करवाया तो 50,000 रुपए उनको प्रीमियम देना पड़ा। उनका इंश्योरेंस करवाया 30 लाख रुपए का, 50,000 रुपए उन्होंने इंश्योरेंस के पैसे दिए, 50,000 रुपए एक साल के। अब हुआ ये कि इंश्योरेंस करवाने के 4 महीने बाद उनके कारोबार में शॉर्ट सर्किट हो गया और तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का सामान जल गया। उनका सामान जल जाने की वजह से, क्योंकि उसका इंश्योरेंस हुआ हुआ था, वो इंश्योरेंस मैंने ही क्लेम करवाया और उन्हें मैंने तकरीबन उतने ही पैसे दिलवा दिए, 30 लाख रुपए दिलवा दिए। जला माल कम का था, उससे ज्यादा पैसे उनको दिलवा दिए। तो इस तरह उनका कारोबार स्मूथली चलता रहा। ठीक है जी। इस तरह ये है जी कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है जी। इसके बाद है एम्प्लॉयज वेलफेयर।
Through insurance, a businessman can make provision for the old age, disability, premature death of his employees. Employees welfare हो जाएगा, अल्लाह ना करे कोई डिसेबिलिटी हो जाए, उसके पैसे मिलेंगे, मर जाए तो उसकी बेवा, उसके बच्चे रुलेंगे नहीं, बल्कि उनको उसकी वजह से, उसके मरने की वजह से पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको शॉर्ट करते हैं। यू विल डू 4 हेडिंग्स, मैंने ज़्यादा पढ़ा दी, 4 हेडिंग्स आप इसकी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस टू पब्लिक, इसकी भी हम 4 हेडिंग्स पढ़ेंगे। पहला फायदा प्रोटेक्शन, जाहिर है हिफाजत होती है, माली तौर पर बहुत ज्यादा हिफाजत होती है इसके जरिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन समझ में आ गया होगा। सेविंग, अब होता ही है कि अब पैसे ना बचा नहीं पाते हम लोग ना, वैसे अगर अमूमन हम अपने पैसे अगर बचाना चाहें तो वैसे तो हम पैसे नहीं बचा पाते, लेकिन अगर हम इंश्योरेंस करवा लें तो हम पैसे बचा सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि उसमें आपको हर साल पैसे देने होते हैं, तो वो आप मुसलसल जो है ना पैसे बचा सकते हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल एड, जब भी पॉलिसी के पैसे मिलेंगे आप बेनिफिट में रहेंगे और आपको फायदा हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का सहारा, ये कह लें बुढ़ापे का सहारा होता है। टैक्स रिलीफ, अंडर इनकम टैक्स एक्ट द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड टू बी रिड्यूस फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस आप अपने टैक्सेबल इनकम से निकाल सकते हैं, तो ये भी एक फायदा है आपको, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस टू द कंट्री, इंपॉर्टेंस टू द कंट्री, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। पहला फायदा कि सेविंग होती है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के तौर पर मुल्क में दोबारा से लग जाती है, ये इसका फायदा। जब सेविंग लगती है मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो मुल्क तरक्की करता है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखें सेविंग हुई, सेविंग से ग्रोथ हुई, जब ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी, जब इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगी, जब जॉब्स लोगों को ज्यादा मिलेगी तो लेबर डेवलपमेंट भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस यहीं तक इसका इंपॉर्टेंस का सवाल करना है, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट को छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें ये करना ही नहीं। अगला सवाल करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होते हैं? ऑल द रिस्क कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू इंश्योरेंस कंपनीज। Insurance companies accept only those risks that can be properly evaluated and loss forecasted to make them determine their cost and prescribed a rate of premium to be charged from the insurance. इसका मतलब ये कि इंश्योरेंस कंपनी तमाम जितने भी किस्म के रिस्क हो सकते हैं उन सबको वो एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि सिर्फ सिलेक्टेड रिस्क वो लेना चाहती है। सिर्फ सिलेक्टेड रिस्क का ही इंश्योरेंस हो सकता है, हर किस्म के रिस्क का इंश्योरेंस नहीं हो सकता, ठीक है जी। सिर्फ सिलेक्टेड रिस्क का ही इंश्योरेंस हो सकता है। वो कौन सा रिस्क होता है जिनका इंश्योरेंस हो सकता है? द आंसर इज कि वो तमाम रिस्क जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं है, लॉन्ग ही है, लेकिन जैसे मैंने पिछला सवाल पढ़ा, आप देखें ना पिछले सवाल में पर हेडिंग तो टोटल तो 8 या 9 हेडिंग्स हो रही। देखें शॉर्ट तो होता ही नहीं है। अब इंश्योरेबल रिस्क जब आएगा तो ये भी बड़ा अजीब सा सवाल लगा मुझे, क्योंकि आपको मैंने सिलेबस भी लिखवाया था शुरू में, कोई शॉर्ट सवाल नहीं होता, कोई एमसीक्यूज नहीं होता, शॉर्ट तो होता ही नहीं है ना, इसमें सिर्फ लॉन्ग ही लॉन्ग होता है, सब कुछ लॉन्ग होता है, देयर इज नो शॉर्ट। इंश्योरेबल रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उस रिस्क का इंश्योरेंस करती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरी रिस्क दैट कैन बी कैलकुलेटेड, उसी का सिर्फ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, नंबर 1, ये अभी तो हमने पढ़ा है, ये दोबारा आ गया सवाल। देखें ये मैंने ऊपर पढ़ाया था, मुझे याद है, छोड़ें सवाल। अच्छा, तो 5 अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा,
5, यू विल हैव टू अटेम्प्ट 5, ठीक है ना। अच्छा, कोई सवाल अगर आपका है तो आप बताइए। अब अगर हम अपना गेस्ट पेपर भी आपको मैं दिखाऊं, अगर इंश्योरेंस और रिस्क वाले सवाल हमने कर लिए। मल्टीनेशनल है हमारे पास, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग है। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग जो है ना, इसके अंदर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, इसकी बेटा मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको उस पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं वो भी दूर कर दूंगा आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अब कोई सवाल है आपको तो पूछें, जब तक मैं एक नया निकालता हूँ। 9 हमने किया है। आपकी स्क्रीन पर शेयर कर दिया मैंने ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। इसकी वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, तो मैं वो सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। जी, ये जो गेस्ट पेपर मैंने दिया है आप लोगों को, इससे इंशाल्लाह आप तैयारी कर लें तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। सर्दी बहुत है आजकल। जी, नॉर्मल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस, ट्रक्स नहीं हमजा, इसमें जो डिफाइन होता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो तमाम चीज़ें होती हैं, लाइक बाय रोड है, बाय रेलवे है, बाय एयर है, बाय सी है, उन सबको डिफाइन करना होता है। पाइपलाइन भी डिफाइन होता है इसके अंदर, पाइपलाइन के जरिए भी चीज़ें ट्रेवल होती हैं, ठीक है ना। चलें, बस आज इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो मैं भेज दूंगा, बाकी कुछ और वीडियोस भी भेजता हूँ आपको, ठीक है ना। और फिर मैं आपको बस एक आध क्लास हमारी शायद और, नहीं तो अगली क्लास इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल, बल्कि आज 9 है ना, हाँ, तो एक क्लास और होगी हमारी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी फिजिकल क्लास होगी। जी, पेट्रोल और सीएनजी वगैरह उससे होती है, ठीक है।